श्रोताओं नमस्कार। धरती आकाश कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, भारत में अक्सर ही चक्रवाती तूफान आते रहते हैं और जानमाल को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हाल ही में अरब सागर में उठा था चक्रवात बिपरजॉय। चक्रवात प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आते हैं। भारत में आपदाओं पर नियंत्रण और उनके प्रभावों के न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्य करता है। तो चक्रवात की स्थिति में किस प्रकार के प्रबंध किए जाते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो, ये बताने और इससे जुड़े कई अन्य पहलुओं पर बात करने और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री कमल किशोर। आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्य सचिव हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार आपको भी और आपके श्रोताओं को भी। सबसे पहले तो हम बिपरजॉय से ही शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि यही अभी सबसे ताज़ा उदाहरण है। इस चक्रवात में जान माल को काफी कम नुकसान पहुंचा। किस प्रकार से एनडीएमए ने हैंडल किया इसको? देखिए, इस बार जो चक्रवात आया बिपरजॉय, उसमें मृत्यु दर जो है जी। वो एकदम शून्य रही और इसके पीछे बरसों का प्रयास है। और इसको मैं 3 श्रेणियों में रखना चाहूँगा जो हमने प्रयास किए हैं पिछले कुछ वर्षों में। पहला तो राष्ट्रीय स्तर पे मौसम विभाग की तरफ से जो फोरकास्ट और वार्निंग होती है वो और सुदृढ़ हुई है। जो पूर्वानुमान लगाया जाता है साइक्लोन के बारे में कि वो भूभाग के किस स्थल पर उसका लैंडफॉल होगा, कहाँ पे उसका आगमन होगा, उसकी वायु गति कितनी होगी, उसके साथ जो समुद्र का उफान आता है वो कितना होगा, वर्षा कितनी होगी। इन सभी आयामों पर जो पूर्वानुमान भारत का मौसम विभाग दे रहा है उसमें निरंतर सुधार हुआ है। जी। और ये जब सुधार होता है तो जाहिर है कि हमें अपनी योजना बनाने में, अपनी तैयारी करने में मदद मिलती है, क्योंकि हम ज़्यादा विश्वास के साथ उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये। जी। दूसरा, इसके साथ साथ जो हमारा अर्ली वार्निंग का डिसेमिनेशन का मतलब जन जन तक पहुंचाने का पूर्वानुमान को जो काम है वो बहुत सुदृढ़ हुआ है। जी। पिछले कुछ वर्षों में हमने एक नई प्रणाली जो है उसको चालू किया है। उसको हम समेकित चेतावनी तंत्र या कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिससे किसी भी स्थान पर अगर हम एकदम लोकली स्पेसिफिक मतलब एक स्थानीय जगह के एकदम हिसाब से एकदम उसके माकूल जो हमें चेतावनी देनी है, वहां पे जो भी उपस्थित है, जिसका भी सेल फोन है, चाहे वो बाहर से भी आया हुआ हो, उसके सेल फोन में ये कैसे सूचना जाए, इसका हमने एक विकास किया है। तो जो आखिरी व्यक्ति तक जो पूर्वानुमान, जो चेतावनी पहुंचाने का जो काम है वो सुदृढ़ हुआ है। तीसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि हमारा स्थानीय स्तर पे हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो समुद्र के पास रहने वाले मछुआरे हैं जी। या और भी समुदाय हैं, उनकी जागरूकता बहुत बड़ी है। उनका प्रशासन के साथ सहयोग बहुत बड़ा है। वहाँ पर हमने पिछले कई सालों से नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम के तहत साइक्लोन शेल्टर बनाए हैं। जैसे बिपरजॉय की आपने बात कही, जी। तो हमारे सारे साइक्लोन शेल्टर इस्तेमाल किए गए। उसके अंदर लोग गए जब इवैक्यूएशन हुआ, जब बिपरजॉय की पूर्व चेतावनी आई। और वहां तक पहुंचने के लिए जो सड़कें होनी चाहिए वो सुदृढ़ हैं, जो पुल होनी चाहिए वो सुदृढ़ हैं। तो मतलब कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हुई है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि लोगों में जागरूकता है। और जो साइक्लोन शेल्टर हैं वो सरकार ने बनाए ज़रूर हैं, लेकिन उनकी जो देख रेख है, उनकी जो जिम्मेदारी है, वो गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में स्थानीय जो लोग हैं उनके हाथ में है। और इसको हम मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर बोलते हैं। तो जब साइक्लोन नहीं होता है या चक्रवात नहीं होता है, तो उसके बीच में गांव के लोग उसको और किसी फंक्शन के लिए, शादी के लिए और कोई सामुदायिक फंक्शन है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि जब चक्रवात आता है तो वो हमने जो फैसिलिटी बनाई है वो तैयार रहती है। जी। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, मौसम विभाग का काम, हमारा चेतावनी पहुंचाने का सिस्टम जो है, डिसेमिनेशन सिस्टम, उसका सुदृढ़ होना, और सबसे महत्वपूर्ण जो लोगों की इसमें भूमिका है और जो भागीदारी है स्थानीय स्तर पे, इसकी वजह से हम ये हासिल कर पाए हैं। इसके साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी जो पावर लाइन्स हैं, जो बिजली के जो तार हैं, जी। चाहे वो ट्रांसमिशन टावर हों या लोकल डिस्ट्रीब्यूशन टावर हों, उनको कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, उनका क्या सिस्टम हो, क्या प्रणाली हो जिससे कि
चक्रवात के समय में उनका नुकसान कम से कम हो, तो उसको भी हमने सुदृढ़ किया है। गुजरात के संदर्भ में मैं कहूँगा कि जो हमारे गैर पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के, जी। जैसे सौर ऊर्जा या जो वायु ऊर्जा विंड मिल से जो होती है, उन एसेट्स को भी हम कैसे बचाएं तीव्र गति की वायु से, इसके ऊपर भी हमने काम किया है। तो ये जो बरसों का प्रयास है, इसकी वजह से हमको ये सफलता मिली है। खासकर बिपरजॉय में गुजरात की सरकार, गुजरात का स्थानीय प्रशासन और गुजरात के जो लोग हैं, हुँ। उनकी प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने सब ने मिल कर के, अलग अलग विभागों के लोगों ने मिल कर के और ऊपर से नीचे तक राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पंचायत, सब ने मिलकर के जो काम किया, इसकी वजह से हम एक उदाहरण पेश कर पाए हैं कि अगर हम सब मिलके काम करें तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन उनसे नुकसान हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर जी। हम मिलके काम करें और सोच समझ के साथ सही योजना बनाकर काम करें तो हम नुकसान को न्यूनतम या कभी कभी एकदम शून्य कर पाएंगे। जैसे अभी आपने बात की सामुदायिक भागीदारी की, गाँव के लोगों की भागीदारी की, उसको किस तरह से किया गया? लोगों को प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया गया? देखिए, ये सबसे अहम मुद्दा है कि हम कैसे गांव-गांव के स्तर पर, कस्बे-कस्बे के स्तर पे जागरूकता ही नहीं बढ़ाएं, बल्कि लोगों को सशक्त बनाएं जी। कि प्राथमिक उपचार कैसे करना है। उसके लिए गांव के स्तर पे एक लोगों की कमेटी बने, जिसको इस बात की जानकारी हो, ट्रेनिंग हो। अगर बूढ़े लोगों को या बच्चों को वहां से निकाल करके साइक्लोन शेल्टर में ले जाना है, उसको कैसे एक व्यवस्थित तरीके से किया जाए, या खाने पीने की चीज़ों का प्रबंध जी। रखना है, इस सब के ऊपर हमने हजारों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं स्थानीय स्तर पे राज्य सरकार के साथ मिलकर करवाए हैं, जी। जिसकी वजह से अभी जन जन की भागीदारी ही नहीं, उनकी लीडरशिप है, जी। उनका नेतृत्व है कि हम कैसे अपने नुकसान को चक्रवातों से कम कर सकें। चक्रवातों से निपटना भी जन-जन को है, तो उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। आपने थोड़ी देर पहले बात की थी जन-जन तक समेकित सूचना पहुँचाने का, इसमें क्या-क्या करते हैं? मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपने फ़ोन पर हीट वेव का मैसेज पाया था एनडीएमए की तरफ से, तो वो किस तरह से कार्य करता है? इसके 3 आयाम हैं। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ कुछ एजेंसीज, कुछ भारत सरकार के संस्थान, जिनको हम अलर्ट जनरेटिंग एजेंसीज बोलते हैं, जैसे कि भारत का मौसम विभाग एक अलर्ट जनरेटिंग एजेंसी है, जहां से खराब मौसम की चेतावनी मिलती है। इसी तरह सेंट्रल वाटर कमीशन या केंद्रीय जल आयोग, जो हमारे मुख्य नदियां हैं उसमें बाढ़ की संभावना के संदर्भ में वो अलर्ट या पूर्व चेतावनी जारी करता है। और दूसरा हमारे राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जो इस अलर्ट जनरेटिंग एजेंसीज जो सूचना जारी करती हैं, उसके आधार पर जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। तीसरी बात, ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो एनडीएमए ने और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने मिलकर बनाया है, जी। इसको इस्तेमाल करते हुए कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं। तो इसमें अब से करीब 5 साल पहले या 7 साल पहले जब हम पूर्व चेतावनी देते थे, तो एक बहुत ही सामान्य तौर पर एक ही चेतावनी बहुत सारे इलाके में जाती थी। अभी हम इसको एकदम टारगेट कर सकते हैं, एकदम स्थानीय बना सकते हैं। जी। तो अगर एक 100 किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका है, तो नक्शे पे अगर जो हमारी अलर्ट जनरेटिंग एजेंसीज हैं वो बता दें कि यहाँ पर बिजली गिरने की संभावना है, या यहाँ पे अगले 3 दिन ग्रीष्म लहर की संभावना है, तो सिर्फ उस इलाके में नक्शे पे जो गोला बना है या चौकोर बना है, जो इंगित किया गया है अलर्ट जनरेटिंग एजेंसीज द्वारा, वहां पे जो भी व्यक्ति मौजूद है, चाहे वो बाहर से ही आया हो कहीं से, लेकिन अगर उसका फोन वहां के सेल टावर से जुड़ा हुआ है तो उस तक ये जानकारी पहुंचेगी। जी। और इसको अगर हम समय पर स्थानीय रूप से पहुंचा सकें तो लोग फिर उसको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं कि जी। ये जनरल वार्निंग नहीं है कि पूरे पूर्व भारत में कुछ होने वाला है या हुँ। उत्तर भारत में कुछ होने वाला है। इसमें हम बोल रहे हैं दिल्ली में होने वाला है, जी। कभी कभी दिल्ली के इस इलाके में होने वाला है। तो जितना हम इसको स्पेसिफिक कर पाएंगे, उतना लोग इसको ज्यादा गंभीरता से लेंगे। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि उसमें हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम उसको ऐसे प्रस्तुत करें कि लोग उसको समझ पाएं। जैसे कि अगर हम चक्रवात की बात करें, तो एक बात तो ये हो गई कि हम बताएं कि वायु गति जो है अधिकतम 150 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। जी। दूसरी बात होगी कि हम ये बताएं
कि वायु गति इतनी रहेगी कि सारे जो हमारे नारियल के पेड़ हैं वो उखड़ जाएंगे। जी। तो लोगों को समझ में आने लगता है कि ये पूर्वानुमान सिर्फ एक प्राकृतिक घटना का नहीं है, ये पूर्वानुमान उसके प्रभाव का भी है। जब उसके प्रभाव का पूर्वानुमान, जिसको हम अंग्रेजी में इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग कहते हैं, जब ये पता लगने लगता है तो लोग समझ सकते हैं कि अब नुकसान बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर हम ये कहें कि इतनी तेज हवा आएगी कि सारे जो घास फूस की जो जी। झोपड़ियां हैं सब उड़ जाएंगी, तो ये निश्चित है कि उन लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने की जरूरत है। तो इस तरह से हम अपनी जो पूर्वानुमान है उसको एक तो स्थानीय स्तर पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा हम उसके प्रभाव का चित्रण प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि क्या होने वाला है और उनको क्या करना चाहिए। जी। तो अंग्रेजी में कहें तो इसको अंडरस्टैंडेबल एंड एक्शनेबल, समझ में आए और उसके ऊपर लोग अपनी तरफ से कुछ कर पाएं। जी। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन ऐसी दें कि बहुत एक्यूरेट है लेकिन ना तो वो समझ में आ रही है ना वो किसी काम की है, हम्म। तो ये पिछले कुछ सालों का हमारा जो जोर रहा है, जिस चीज पे हमने ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है, और प्रधानमंत्री जी इस बात को भी बोलते रहे हैं, जो हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स को पीपल सेंट्रिक बनाना है। जी। हमें जो भी हम साइंटिफिक काम करते हैं उसको इस हिसाब से देखना है कि जो आखिरी व्यक्ति जो आपदा से प्रभावित हो सकता है उसको हमारी काम से, हमारी रिसर्च से, हमारी टेक्नोलॉजी से क्या फायदा होने वाला है, उसको हम कैसे और एम्पावर करें, कैसे और सशक्त करें। जी। भारत में किन-किन मौसमों में सामान्यतः चक्रवात आते हैं और क्या इनके प्रभावित क्षेत्र होते हैं? देखिए, हमारे देश का जो तटीय इलाका है उसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और इसमें से करीब 5,500 किलोमीटर ऐसा इलाका है जहां पर चक्रवात के आने की कमोबेश संभावना रहती है। और मूलतः हमारे यहाँ दो सीजन हैं साल में जब चक्रवात आने की संभावना रहती है। एक तो है अप्रैल माह के अंत से लेकर के जून के मध्य तक, यहाँ पर आने की संभावना रहती है। अधिकतर जब एकदम डीप मानसून सीजन रहता है उसके दौरान चक्रवात कम देखे गए हैं या न के बराबर देखे गए हैं, और एक एंड में आता है जी। सितंबर के अंत से लेकर के कभी कभी दिसंबर के पहले हफ्ते तक। तो ये दो सीजन हमारे यहाँ चलते हैं। अधिकतर जो बड़े चक्रवात आए हैं वो मई या जून या सितंबर अक्टूबर में आए हैं। जैसे कि अगर हम सुपर साइक्लोन 1999 का जो उड़ीसा में आया जी। तो वो सितंबर के अंत में आया। फिर उसके कई सालों बाद 2013 में साइक्लोन फाइलिन, वो अक्टूबर के मध्य में आया। तो ये दो सीजन है और ये इलाका है। अधिकतर हमने ये देखा है कि हमारा जो पूर्वी तट है वहां पर, और जहां पर बंगाल की खाड़ी से चक्रवात आते हैं वहां पर थोड़ी ज्यादा संभावना है पश्चिमी तट के मुकाबले। लेकिन पिछले 6-7 सालों में हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि पश्चिमी तट पर भी चक्रवातों की संख्या बढ़ी है। लेकिन ये कह पाना कि ये क्या लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ये अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पिछले कुछ सालों का अनुभव ये है कि अभी पश्चिमी तट पर भी काफी चक्रवात आ रहे चक्रवात हैं। आने लगे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चक्रवात आते रहते हैं दोनों ही तटों पर। पिछले दशक से जिस प्रकार से सरकारें और एनडीए में की तत्परता बढ़ी है, क्या उसी प्रकार से उसी अनुपात में चक्रवातों की संख्या भी वृद्धि हुई है? ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है, हुँ। क्योंकि इसके लिए हमें बहुत लंबे अंतराल तक इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पिछले 10-15 सालों का अगर हम आकलन करें तो वो काफी नहीं रहेगा। इसको जी। अभी और अगले 10-20-30 साल देखेंगे तो उसके बाद हम कह पाएंगे कि ये वाकई एक जो पैटर्न है, वाकई उसमें बदलाव आ रहा है या बस पिछले 1-2 सालों में ऐसा हुआ है। तो इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से कह पाना मुश्किल है। लेकिन चाहे जो भी हो, ये निश्चित है कि हमारा पूर्वी और पश्चिमी तट, 5,500 किलोमीटर से अधिक का तट चक्रवातों से प्रभावित होता है। वहां पे हमारी तैयारी 100% होनी चाहिए। कमल किशोर जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में, एसएमएस सिस्टम के बारे में, किस प्रकार से संदेश लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं और किस प्रकार से एनडीएमए की उपलब्धि बढ़ती जा रही है। और जो इस बार का बिपरजॉय आया उसमें हमने इसका रिजल्ट भी देखा कि नुकसान ना के बराबर रहा। कमल किशोर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद।